Welcome students. Today we are going to learn about data pre-processing. Data pre-processing मतलब हम डेटा को प्री प्रोसेस कर रहे हैं. हम जब मशीन लर्निंग मॉडल फिट कर रहे होते हैं तो हम डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं. पर क्या हम जो डेटा हम मिला है वैसे का वैसा डेटा उस मॉडल को हम दे सकते हैं? आंसर इज नो. व्हाई? जैसे हम किसी भी मेटल को जब निकालते हैं और मेटल ओर को निकालते हैं तो आप देखते होंगे वैसे का वैसा हम यूज नहीं करते हैं. हमने आयरन डिग किया या डायमंड डिग किया तो वी कैन नॉट यूज देम एज सच. वी नीड टू प्रोसेस देम. वी हैव टू प्री प्रोसेस देम, है ना. यूज करने के पहले उसे थोड़ी सी फिनिशिंग की जरूरत पड़ती है, राइट. जब हम उसे फिनिशिंग दे देते हैं देन इट इज ऑफ ग्रेट कॉस्ट, राइट. तो यदि हम गार्बेज डेटा लेंगे तो हमें गार्बेज रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट. आप वो डेटा ले रहे हो जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको उसमें मॉडल को से उससे मॉडल को ट्रेन कर रहे हो तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको बहुत टाइम लगेगा और शायद डेटा उतने अच्छे से आपका जो मॉडल है उतने अच्छे से रिजल्ट्स भी ना दे पाए. ऑलराइट. तो डेटा प्रोसेसिंग मतलब ये होता है कि आप अपने रॉ डेटा को एक मशीन लर्निंग मॉडल के हिसाब से उसे क्लीन करके और प्रेजेंटेबल फॉर्म में देख कर रहे हैं, राइट. तो ये होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग. डेटा प्री प्रोसेसिंग के स्टेजेस होते हैं, राइट. आप पहले डेटा को कलेक्ट करते हो, राइट, उसको एक्सप्लोर करते हो, फिर उसके बाद डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हो उस पर, फिर डेटा का विजुअलाइजेशन देखते हो कैसा डेटा है आपका. हमने डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स देखे भी हैं, बॉक्स प्लॉट या हम लाइन ग्राफ या स्कैटर प्लॉट. जिस जिस हिसाब का डेटा रहता है आप उस हिसाब के उसमें विजुअलाइजेशंस लगाते हो और एनालाइज करने की कोशिश करते हो कि डेटा कितना उसमें वेरिएंस है या कितना वो डेविएटेड है, राइट. उस तरह का आप डेटा को पूरा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हो. उसके बाद आप मॉडल बिल्ड करते हो, है ना. और उसके बाद आप यू इवेल्युएट द मॉडल और आप कोशिश करते हो कि आपका मॉडल ये जस्टिफाई करने के लिए कि अब आपका मॉडल परफेक्टली काम कर रहा है, राइट. दिस इज द होल टेक्निक. लेकिन डेटा प्री प्रोसेसिंग कहाँ आता है? जब डेटा को आप कलेक्ट कर रहे हो, उसको एक्सप्लोर करने के बाद यू गो फॉर अ डेटा प्री प्रोसेसिंग. ना डेटा प्री प्रोसेसिंग यूज करने से आपके पास डेफिनेटली बहुत एडवांटेज आ जाता है. सबसे पहला एडवांटेज जो होता है कि आपकी डेटा क्वालिटी बढ़ जाती है, राइट. आपके पास डेटा जो खाली रह गया है या आपको मिल नहीं पाया है वो भी आप फिल कर लेते हो उस टाइम पर. आप नॉर्मलाइज कर लेते हो अपने डेटा को, स्केल कर लेते हो, आउटलायर्स हैंडल कर लेते हैं. हम समझेंगे आउटलायर्स क्या होते हैं. और हम डायमेंशंस को कम कर लेते हैं. तो डायमेंशंस को कम कर देने से क्या होता है कि आपके कैलकुलेशंस और कंप्यूटेशंस बहुत कम हो जाते हैं. ठीक है. अब चलिए स्टेप्स की तरफ देखते हैं कि डेटा प्री प्रोसेसिंग में किस तरह के स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है यू हैव टू एक्सप्लोर द डेटा, है ना. तो आप यो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करोगे आप. सबसे पहला स्टेप होता है. फिर उसके बाद सेकंड में आप मिसिंग वैल्यूज को देखते हो, उनको डील करते हो. थर्ड स्टेप में आप डुप्लीकेट्स और आउटलायर्स को देखते हो. फोर्थ स्टेप है आपका कैटेगोरिकल फीचर्स को एनकोड करना होता है. जब ये हो जाता है तो अब आप अपने डेटा सेट को स्प्लिट करते हो ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में, राइट. फिर उसके बाद आप फीचर को स्केल करते हो, राइट. फीचर स्केलिंग इज नथिंग बट डेटा नॉर्मलाइजेशन ओनली. ऑलराइट. एंड द सेवेंथ स्टेप इज डील विद इम्बैलेंस डेटा. बैलेंस डेटा है या नहीं, हमने साफ कर लिया, सब कर लिया, पर हो सकता है एक डेटा थोड़ा ज्यादा हो या एक अंडर सैंपल्ड रह गया हो या ओवर सैंपल्ड हो गया हो. इस तरह से हम डेटा इम्बैलेंस को भी ओवरकम करते हैं. डेटा एक्सप्लोरेटरी का मतलब है अब हमें डेटा को एक्सप्लोर करना है, राइट. कि मतलब हम डेटा को समझें, अंडरस्टैंड करें और उसके बाद डिसीजंस जो लेने हैं नेक्स्ट स्टेप में वो कैसे होने चाहिए, राइट. एक्सप्लोरेटरी को हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं. सबसे पहले हमें डेटा को अच्छे से डेटा सेट का स्ट्रक्चर समझना है, राइट. फिर उसके बाद हमें उसके स्टैटिस्टिक्स देखना है, कौन सा स्टैटिस्टिक्स फॉलो कर रहा है वो. मिसिंग वैल्यूज को देखना है, उसमें डुप्लीकेट्स कितने हैं वो देखना है, यूनिक वैल्यूज कितनी है, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स कैसे हैं, ये सब आपको एक्सप्लोर करना है, राइट. उसके बाद जो सेकंड चीज है आपको अपने डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है ना. हमने भी पढ़ा थोड़ी देर पहले ये बर्नौली है या बाइनोमियल है या पॉइजन्स है, डिस्क्रीट डेटा है अगर, और कंटिन्यूअस है तो क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या टी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है,
राइट। तो अब अपने आप डेटा को आप उसका मतलब समझेंगे और इसके डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएबल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखेंगे, राइट। फिर उसके बाद हमें ये भी एनालाइज करना है, ये एक्सप्लोरेटरी के ही अंदर आता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, राइट। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस पार्ट, राइट। और उसके बाद हम ये भी कोशिश करते हैं कि आपका जो वेरिएबल है वो न्यूमेरिकल है या कैटेगोरिकल फीचर्स वाला है। न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल में यू कैन मेक इट आउट लाइक कि अगर वैल्यूज आपकी डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, राइट, तो दैट विल कम अंडर कैटेगोरिकल फीचर, ठीक है। और न्यूमेरिकल फीचर है, ऑफ कोर्स नंबर होते हैं आपके पास, है ना, मे बी इट इज 256.8 समथिंग लाइक दैट, ऑलराइट। पर आपके पास जो कैटेगोरिकल है या तो कैटेगरी में जैसे लो, हाई, मीडियम, इस तरह की कैटेगरीज में है, तो वो कैटेगरिकल फीचर कहलाएगा, ऑलराइट। आप जब अपने न्यूमेरिकल फीचर को एनालाइज करते हो तो आप ये कोशिश करते हो कि उसमें कौन सा ग्राफ ज्यादा सूट कर रहा है, जैसे बॉक्स प्लॉट बना सकते हो तो आपको मीन भी समझ आ जाएगा, आपको इसका इंटर क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल डेविएशंस वगैरह सारे समझ में आ जाएंगे, राइट। और अगर आप कैटेगोरिकल है तो बाइनरी प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आप उसकी क्लासेस को एनालाइज करने की कोशिश करोगे और ये भी कोशिश करोगे कि सारी क्लासेस की वैल्यूज है या नहीं है। जैसे मगर मैंने 3 कैटेगरीज दी हैं, लो, मीडियम, हाई, तो पता ये देखना ज्यादा जरूरी है कि मीडियम और हाई का डेटा के साथ साथ लो का डेटा भी है कि नहीं है, राइट। तो आप उसमें बैलेंस होना चाहिए पूरा डेटा के आपके, पता चला पूरे उस डेटा में एक ही लो है या पूरा एक ही हाई है, ऑलराइट। कोई भी एक कैटेगरी है, बस एक ही है, बाकी सारे 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ऑलराइट। तो इस टाइप के डेटा को भी हम कैटेगोरिकल डेटा को बैलेंस देखेंगे कि सभी कैटेगरी या सभी क्लासेस के डेटा प्रॉपर होना चाहिए। और आपका जो अटेंशन है कैटेगोरिकल के लिए अगर आप देखना चाहेंगे तो बॉक्स प्लॉट आप के साथ या कौन सा विजुअलाइजेशन टेक्निक आप लेंगे, है ना। तो आप जैसे स्कैटर प्लॉट ले सकते हो, स्कैटर प्लॉट से कैटेगोरिकल वेरिएबल को बहुत अच्छे से, और अगर आप दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखना चाहें तब भी बॉक्स प्लॉट कैन हेल्प यू, और यू नो स्कैटर प्लॉट कैन हेल्प यू इन दैट केस, ऑलराइट। सो कोरिलेशन और इंटरडिपेंडेंस ये सब हमें एनालाइज करना होता है इसी स्टेज पे, ठीक है। और हमें ये भी पता चल गया है कि किस तरह से कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल को भी अलग अलग रखना है वेरिएबल्स को। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टेप, दैट इज डीलिंग विद द मिसिंग वैल्यूज। डेफिनेटली कई बार ऐसा होता है कि हम जब डेटा ले रहे होते हैं तो कोई वैल्यू हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस वेरिएबल की कोई वैल्यू ही नहीं मिली, तो वहां हमने छोड़ दिया उसको, तो अब दैट इज अ काइंड ऑफ स्पेस इन द डेटा, उधर पर कोई वैल्यू नहीं है। तो देर कैन बी टू थिंग्स, दिस कैन बी डेल्ट इन टू वेज। या तो आप उसे जीरो कर दें, राइट, या आप उसे मीन या मीडियन से फिल कर दें। आप पूरे डेटा का मीन निकालें और जो आपका ब्लैंक डेटा है वहां आप मीन वैल्यू को रख दें या मीडियन वैल्यू को रख दें, तो इस तरह से वो डेटा फिल हो जाएगा, ऑलराइट। क्योंकि हम अगर खाली छोड़ देंगे तो बहुत सारे कैलकुलेशंस में NaN दिखता है और NaN का नॉट डिफाइंड डेटा को आपकी कैलकुलेशंस हैंडल नहीं कर पाता है, ठीक है, तो आपका मॉडल फेल हो जाएगा। तो इससे डेटा प्री प्रोसेसिंग में आप उन मिसिंग वैल्यूज में आप अपने हिसाब से कुछ वैल्यूज को अकॉर्डिंग टू डेटा डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लीजिएगा आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, देन इन दैट केस आप उसे फिल कर सकते हो। Now, there could be duplicates also and outliers also. Now, what is duplicates? Duplicates means सेम तरह का डेटा दोबारा भी है, एक रो है और बिल्कुल सेम रो आपके पास नीचे भी है, so that is called as data duplicate. The best thing we can do with data duplicate is erase off. उसे अलग कर दीजिए, आप उस डुप्लीकेट डेटा को मत लीजिए, बिकॉज आपका मॉडल देन स्टार्ट डूइंग द कैलकुलेशंस अगेन एंड अगेन विच इज नॉट रिक्वायर्ड, और आपका मॉडल विल indulge in calculations which can lead to lot of time spent ना, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और अब आता है आउटलायर्स। अब आउटलायर्स क्या होते हैं? आउटलायर्स वो डेटा होता है जो आपके रेंज से बहुत बाहर होता है, जैसे आप क्लासरूम में टीचर पढ़ा रही है, ऑलराइट, तो जो बच्चे फोकस कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं हम उनके रिजल्ट को तो एनालिसिस कर सकते हैं, पर उस स्टूडेंट का रिजल्ट हम एनालाइज नहीं करेंगे जिसने क्लास में ध्यान ही नहीं दिया है, वो बाहर ही देख रहा था, राइट। तो ऐसे केस में दैट स्टूडेंट कैन बी कंसिडर्ड एज
आउटलायर, राइट। उसका अगर रिजल्ट हम कंसीडर करेंगे तो जो हमारा पूरा एनालिसिस है दैट विल बी ना टॉस, है ना, वो मतलब का नहीं रहेगा, क्योंकि उसने तो ध्यान ही नहीं दिया, उसने तो क्लास में पढ़ाई ही नहीं करी है, तो उसकी वजह से क्लास का एवरेज खराब हो रहा है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज आउटलायर, द वैल्यू which is very much beyond the range and we should not be considered while the calculations. राइट, एक और अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि नॉर्मली एज जो होती है वो 0 से 90 है, से सपोज नॉर्मल ह्यूमन एज, राइट। किसी में गलती से डेटा आ गया या हो सकता है इंटेंशनली भी आ गया 200, तो दैट इफ वी कंसीडर दैट एज एज वेल, व्हाट विल हैपन, हमारा मीन चेंज हो जाएगा, जबकि 200 एज होना इज लाइक वेरी रेयर थिंग, मे बी इन करंट सिनेरियो आई वुड से लाइक एन इम्पॉसिबल। तो उस आउटलायर को कंसिडर नहीं करेंगे तो हमारा एनालिसिस प्रॉपर रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मशीन लर्निंग मॉडल एज वेल, आउटलायर्स को ज्यादातर इग्नोर करना चाहिए और जो हमारा रेंज वाला जो डेटा है उसे कंसिडर करना चाहिए। डुप्लीकेट्स डेफिनेटली यू हैव टू डिलीट इट। एक और मेथड है डीलिंग विद आउटलायर्स, आप क्लिपिंग मेथड यूज करो। क्लिपिंग मेथड में क्या होता है कि अपर लोअर वैल्यू को आप एक बाउंड दे देते हो, राइट। तो अब जितनी भी वैल्यू जैसे 5 से कम है तो हमने उन सबको एक कैटेगरी दे दी है, या हो सकता है कि हमने एक नंबर दे दिया है, सपोज 1, तो 5 से कम वाले को हम 1 ही कंसिडर कर रहे हैं, 5 से 8 वाले को हम 2 कंसिडर कर रहे हैं, 8 से 10 वाले को। तो इस तरह से आपने क्लिपिंग यूज कर ली है कि आपने जितने भी छोटी वैल्यूज है उनको एक वैल्यू पे कंस्ट्रेन कर दिया, इसका बाउंड दे दिया है, और जो ज्यादा वैल्यूज है उनको हमने बड़ी वैल्यू में रेस्ट्रिक्ट कर दिया है ला करके। तो दैट इज नोन एज क्लिपिंग मेथड, राइट। सो दिस इज व्हाट द सेकंड स्टेप सेज कि आप आउटलायर्स को अलग कर दीजिए, आप डुप्लीकेट्स को अलग कर दीजिए और क्लिपिंग मेथड यूज कीजिए। जो आपका डेटा बचा हुआ है उसको क्लिप कर दीजिए, है ना, एक लोअर वैल्यू को और एक अपर वैल्यू को एक बाउंड दे दीजिए। मतलब हम 20 से छोटा नहीं ले रहे हैं, हम 30 से बड़ा नहीं ले रहे हैं, ऐसे सपोज मैंने एक क्लिपिंग कर ली है इसकी। तो जो 20 से छोटा है उसको भी हम 20 कंसिडर करेंगे, जो 30 से बड़ा है उसको भी हम 30 कंसिडर करेंगे। Alright, I suppose that second step is also clear to you. So first is data को data exploratory analysis करना है. Second step is you have to deal with the missing values and the outliers. Now third is you definitely when you are dealing with outliers or if you are going for some clipping method, तो आपका डेटा कंप्लीटली एक फॉर्म में आ जाना चाहिए, राइट। आपके मतलब सारे डेटा फिल हो चुके होंगे, वो दैट इज योर रेडी टेबल, करेक्ट। और उसके बाद व्हेन यू गो इनटू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज योर स्टेप नंबर 4, सो यू इनपुट कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, कैटेगोरिकल फीचर्स, राइट। अगर जैसे आपके पास दो तरह के कैटेगोरिकल फीचर्स होते हैं, एक होता है ऑर्डिनल और एक होता है नॉन ऑर्डिनल। नाउ व्हाट इज ऑर्डिनल? ऑर्डिनल में आपके पास वैल्यूज जैसे लो, मीडियम, हाई, ओके, मे बी व्हेन यू आर कंसिडरिंग एक क्लास टाइप का हो जाता है ना, आप रेन या वार्म, सनी, राइट, और स्नोई, इस तरह के 3 कैटेगरीज या 4 कैटेगरीज या 5 कैटेगरीज ऑर्डिनल होंगे। नॉन ऑर्डिनल भी होते हैं वैल्यूज, मतलब आपके पास इन कैटेगरी से थोड़े ज्यादा डेटा होगा, मतलब हो सकता है 50 कैटेगरीज या और भी उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, तो दैट विल बी नॉन ऑर्डिनल वेरिएबल। कैटेगरीज है लेकिन उसमें आपके पास जो आपकी रेंज है वो बहुत बड़ी है, राइट, तो उसको हम नॉन ऑर्डिनल बोलेंगे। जैसे हम एक सेंटेंस की बात करें, इज, द, एंड, ए, ये इसमें बहुत कैटेगरी नहीं कह सकते हम, इसमें बहुत सारे प्रपोजिशंस होते हैं या बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, तो ये नॉन ऑर्डिनल हो जाएगा। लेकिन ऑर्डिनल में यू हैव अ रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज, 5 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, पर बहुत ज्यादा नहीं जाएंगी, उससे ज्यादा नहीं जाएंगी, राइट। तो ऑर्डिनल में आप क्या करते हो, जैसे लो को आपने वैल्यू दे दी 0, मीडियम को दे दिया 1 और हाई को दे दिया 2, तो आप पूरे लो, हाई, मीडियम को 0, 1, 2 में कैटेगराइज कर पाओगे, राइट। इससे हमारे कैलकुलेशन में बहुत फर्क आ जाता है, ओके, क्योंकि आप लो या एक पूरा वर्ड स्टोर करो या उनकी एक
स्मॉल वैल्यू स्टोर करो, उससे आपको यू नीड लेस स्पेस एंड द कैलकुलेशंस विल बी कम डाउन वेरी ड्रेस्टिकली. आप ये नॉन ऑर्डिनल के लिए यू कैन यूज वन हॉट कोडिंग. तो व्हाट इज दिस वन हॉट कोडिंग? से सपोज आई हैव 50 का सेट है ना, सारे आर्टिकल्स. इफ आई एम कंसिडरिंग ऑल द आर्टिकल्स और आई एम कंसिडरिंग ऑल द प्रपोजिशंस, सारे प्रपोजिशंस कंसिडर करो, ए एंड फ्रॉम, सारे सारे अपने कंसिडर करें और उनका नंबर है 50. ऑलराइट, तो अब 50 में अगर इज की बात कर रहे थे तो वो इस पोजीशन में है. ऑलराइट, द सेकेंड पोजीशन में है, फ्रॉम एंड वॉट एवर इट इज. तो अगर मुझे सिर्फ इज रिप्रेजेंट करना है तो आई विल से 1, ऑल अदर्स वुड बी 0. दिस इज वन हॉट कोडिंग. ठीक है, अगर मुझे फ्रॉम है, फ्रॉम वॉज हियर समवेयर, तो ये हो जाएगा 1, बाकी सारे हो जाएंगे 0. 50 का जो पूरा सेट रहेगा that will be, all others will be set रहेगा, and this the particular which is considered or which is there in the feature set, तो उसको हम बंद कर देंगे, बाकी सबको हम 0 कर देंगे. तो वन हॉट कोडिंग वुड बी फॉर नॉन ऑर्डिनल, और ऑर्डिनल के लिए you can consider any binary values or the values which we have to take. Now let's go with the fifth step, and fifth step says you have to split the whole data set into 2 categories, training and testing. है ना, ये बिल्कुल उसी तरह से समझ सकते हो जब हम किसी बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं तो हम उसको बार बार कोई चीज दिखाते हैं. से सपोज हम उसे ट्रेन कर रहे हैं कि दिस इज द पेन, तो हम उसे ये पेन, ऐसा वाला पेन भी दिखाएंगे, और जो ऑर्डिनरी फाउंटेन पेन होता है या डॉट पेन्स होते हैं वो सारे पेन्स दिखाएंगे, एंड विल ट्रेन कि ये इसे पेन कहते हैं. ऑलराइट, तो आप बहुत सारा डेटा सेट ले रहे हो, अलग अलग तरह का डेटा सेट ले रहे हो जिससे कि उसकी ट्रेनिंग अच्छी हो सके. जब वो उससे मिलता जुलता कोई भी दूसरा डेटा दिखेगा तो वो हमारे लिए टेस्टिंग हो जाएगी कि वेदर द किड इज एबल टू गेट इट और नॉट. है ना, हम क्लास में भी यही करते हैं, स्टूडेंट्स को जब पढ़ा रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स के पास बहुत सारा ट्रेनिंग देते हैं, कोशिश करते हैं कि जब भी उससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आए तो स्टूडेंट शुड बी एबल टू आंसर इट. स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए वो क्वेश्चन क्या है और वो उस हिसाब से आंसर दे पाए. तो जैसे जैसे डेटा ग्रो करता है तो परसेंटेज ऑफ ट्रेनिंग इज ऑल्सो इंक्रीजेस एंड परसेंटेज ऑफ वैलिडेशन, एंड अब ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बीच में एक वैलिडेशन जैसा वर्ड भी होता है. तो व्हाट इज दैट वैलिडेशन? ये उसी तरह से जैसे क्लास में हम पढ़ाते हैं, उसके बाद हम एक क्लास टेस्ट लेते हैं, और क्लास टेस्ट के बाद यदि अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तब तो ठीक है, नहीं तो हम उस टॉपिक को रिवाइज करवाते हैं. राइट, और जब फाइनल एग्जाम होता है दैट इज योर टेस्टिंग वन. राइट, टेस्टिंग के टाइम पे परफॉर्मेंस अच्छा होना है, क्योंकि अब उसके बाद हम रिवर्स क्लासेस नहीं लगा सकते. करेक्ट, तो वैलिडेशन में हम एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, एक स्मॉल सैंपल से. अगर हमारे मॉडल ने अच्छा परफॉर्म किया देन इट इज गुड, अदरवाइज विल गो फॉर द रिवीजन ऑफ द होल टॉपिक. ऑलराइट, तो 3 सबसेट्स लेते हैं. ट्रेनिंग होगा, और टू ट्रेन, वैलिडेशन इज टू चेक वेदर द मॉडल इज परफॉर्मिंग गुड और नॉट ऑन न्यू डेटा. ओके, अब प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार हम जो ट्रेनिंग लेते हैं वो एक तरह से ले सकते हैं, मतलब एक तरह के डेटा पर ले सकते हैं. से सपोज दिस इज माय कंप्लीट डेटा सेट, और इसमें सब में रेड कलर वाज देयर इन कलर. ओके, तो मैं जब ट्रेन कर रही थी तो हमेशा रेड कलर का ही डेटा आ रहा था. या मैंने जब रोज, से सपोज रोजेस, मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, ऑलराइट, मैं एक पार्क में या एक गार्डन में गई, और जब भी मैंने अपने मॉडल को ट्रेन करने की कोशिश करी या अपने साथ किसी किड को लेकर के उसको ट्रेन करने की कोशिश करी, तो मैंने जितने भी फ्लावर्स दिखाए, फॉर्चुनेटली वो सारे रोजेस जो थे, मे बी रोजेस हैं, तो सारे रेड रोजेस थे, तो ट्रेनिंग हो गई. लेकिन जब मैं दूसरे गार्डन में गई तो वहां व्हाइट रोजेस भी थे. तो अब नाउ माय मॉडल और माय स्टूडेंट विल नॉट बी, माय किड विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि वो भी रोज है. ओके, अगर मैंने ट्रेनिंग करते वक्त ही उस गार्डन में पिंक रोजेस भी होते, रेड रोजेस भी होते, व्हाइट रोजेस भी होते, तो मेरा ट्रेनिंग ज्यादा अच्छा होता. ऑलराइट, तो इसका मतलब ये है, इसको स्ट्रैटिफाइड डिवीजन कहना चाहिए. स्ट्रैटिफाइड डिवीजन फॉर योर, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होनी चाहिए आपके डेटा की. जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो डेटा इस तरह से शफल्ड हो कि जब ट्रेनिंग कर रहे हो आप तो सारे का सारा डेटा वैरायटी हो उसमें, है ना, एक तरह का डेटा ना हो. ये भी कर सकते थे हम कि हम इतने पोर्शन में से डेटा उठाते ट्रेनिंग के लिए, फिर इतना कैटेगरी उठाते, फिर यहां से कैटेगरी उठाते.
ऑलराइट, तो अब हमारे पास सारे टाइप का डेटा हो जाता, और टेस्टिंग भी हम कुछ इस तरह के डेटा पे करते, जो बच जाती इन पे हम टेस्टिंग डेटा उसको हम ले लेते। ऑलराइट, तो दिस इज स्ट्रैटिफाइड क्रॉस वैलिडेशन, that we have to shuffle our data in such a way that you get to have all kinds of data while training. Okay, now let's go for step 6, that is feature scaling, जिसको हम data normalization भी कहते हैं। अब इसके लिए पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर दो स्टूडेंट्स हैं या दो किड्स हैं, ओके, एक किड ने स्लीपर पहना हुआ है और एक ने रोलर स्केट पहना हुआ है, और बोथ आर गोइंग फॉर द रेस, बट आई वुड से कि दिस इज नॉट अ गुड और जस्टिफाइड थिंग कि एक ने स्लीपर पहना हुआ है और एक ने रोलर स्केट्स पहना हुआ है। डेफिनेटली जिसने रोलर स्केट्स पहने हुए हैं वो विन कर देगा रेस को, और जिसने स्लीपर्स पहने हुए हैं उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब होगा। तो हमारे डेटा के साथ भी ऐसा ही है। अगर किसी एक वेरिएबल या एक कोई फीचर है, राइट, उसमें छोटी वैल्यूज हैं या कम रेंज है, राइट, 0 1 2 दिया हुआ है, तो उसका स्केलिंग या उसका ट्यूनिंग जल्दी होगा एज कंपेयर टू जिसकी वैल्यू 123.6, फिर एक 269.7 या 345.6, इस तरह की वैल्यूज है, और हो सकता है 1298 वैल्यू है किसी फीचर की। तो इस तरह की वैल्यूज अगर रहेंगी, किसी में कंटिन्यूस डेटा है, किसी में कैटेगोरिकल डेटा है, और अगर दोनों इस तरह का बड़ी बड़ी वैल्यूज में हमें डील करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली जिसका कम था वैल्यू उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसने जल्दी ट्यून हो गया, और वो वाला डेटा शायद 50 इटरेशन से 50 इपॉक्स ले रहा है। ऑलराइट, तो इस केस में हमें डेटा को नॉर्मलाइज करना है ना, और डेटा को नॉर्मलाइज करना मतलब सबको एक रेंज में लेकर आना है, और एक रेंज में लेकर आए जिससे कि डेटा बहुत ज्यादा डाइवर्टेड ना लगे। ऑलराइट, तो सबसे पहली टेक्निक जो है वो डेटा नॉर्मलाइजेशन में वो है मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन, और इसकी वैल्यू जनरली रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। ऑलराइट, कैसे निकालते हैं हम मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन? वट एवर योर डेटा इज माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ x upon divided by maximum value of x minus minimum value of x. Now how does it work? आप x जो आपका डेटा सेट है उसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे, सबसे बड़ी वैल्यू निकालोगे, और सबसे छोटी वैल्यू निकालोगे, और जो आपका डेटा है हर एक वैल्यू में, से सपोज दिस इज योर होल डेटा, सॉरी दिस इज योर डेटा सेट, ये आपका फीचर है, दिस इज योर x, और आप पूरे में से पहले मैक्स निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, और पूरे में से मिनिमम वैल्यू भी निकालेंगे, और हर वैल्यू को आप you'll subtract x min from it, minimum value, and then you'll divide it by the difference of maximum and minimum. तो दिस विल गिव यू स्मॉल वैल्यू, 0 से 1 के बीच में आपकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी, और आपका डेटा फिर से बहुत बड़ी रेंज से बहुत छोटी रेंज में आ जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, ये वाली मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन लगाने का, कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेप होता है वो रिटेन्ड रहता है ना, यू कैन प्रिजर्व द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, और इट इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स डेफिनेटली, क्योंकि अगर मैक्सिमम वैल्यू लोगे आप तो वो कहीं 200 होगी, बहुत दूर होगी, तो जब आप उसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका डेटा वापस से इतने अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने आउटलायर को भी कंसीडर कर लिया है। राइट, तो वैसे भी हमने अभी जब डेटा प्री प्रोसेसिंग करी थी तो हमारे सेकेंड थर्ड स्टेप में यही था कि वी हैव टू डील विथ मिसिंग वैल्यूज एंड आउटलायर्स, वी शुड ड्रॉप द आउटलायर्स। अगर आपने उस स्टेप को किया है तो आपके पास आउटलायर नहीं होगा, आप नॉर्मलाइजेशन ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। Alright. Now the next kind of normalization is Z-score normalization. Z-score normalization को standardization भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो मीन है हमेशा 0 रहता है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 1 रहता है, और फॉर्मूला इसमें ये रहता है कि यू हैव टू subtract your value from the mean, all right, and you have to divide it by standard deviation. Okay, so this is very useful to compare the data set across different data set, or you can even identify outliers यहाँ पे। all right, so this is a standardization process
ओके, बहुत सारी जगह पर यू विल फाइंड कि मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन इज वर्किंग, एंड एट मेनी प्लेसेस जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन ऑल्सो वर्क्स, जहां पर आउटलायर्स को ड्रॉप करना मुश्किल था। तो ये आपको एक जो आपकी वैल्यू है उसको अगर आप मीन से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर लेंगे, तब दैट विल बी इन योर रेंज ऑल्सो, और आपके लिए वैल्यूज को हैंडल करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड टाइप है और स्टैंडर्ड कैटेगरी है, एंड यू कैन इजीली इम्प्लीमेंट इन योर डेटा सेट। ओके, ना एक है डेसिमल स्केलिंग। डेसिमल स्केलिंग नाम से भी पता चल रहा है, जैसे से सपोज अगर आपकी वैल्यू 0.34 है, 1 है, ऑलराइट, और कहीं पर 3.41 है, तो हमें डेसिमल की वैल्यू को एक फिक्स्ड पोजीशन पर लेकर आना है। ऑलराइट, तो अगर आप डेटा को नॉर्मलाइज कर रहे हो, एक्स नॉर्मलाइजेशन, तो यू कैन अप्लाई दिस थिंग। Right. So this is something like you have to divide all the values, x values, with the 10 to the power say suppose 3 और 2, जिससे कि आप अपने डेसिमल पॉइंट को एक फिक्स पोजीशन पर लेकर आ सको। बहुत ज्यादा वैल्यूज डेसिमल के बाद हों या बहुत ज्यादा डेसिमल के पहले हों, तो आप उसे एक ऐसी जगह पर ले आए जिससे कि सारी वैल्यूज को एडजस्ट करने में आसान हो। और यू नो इट मतलब स्मॉल डेटा सेट पे बहुत अच्छे से काम करता है ये, और बड़े डेटा सेट में थोड़ी सी इसलिए प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे डेटा वैल्यूज होती हैं, तो आपके पास जो डेसिमल पोजीशंस हैं वो हो सकता है कि 10 डिजिट्स के बाद हो या 11 डिजिट्स के बाद हो, तो सबको स्केल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट इट्स गुड अगेन, देर इज नो प्रॉब्लम इफ यू आर हैविंग रिलेटिव थोड़ा सा कम हो अगर आपके पूरे डेटा सेट पे, तो आप डेसिमल स्केलिंग भी लगा सकते हो। नाउ द लास्ट वन इज लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। लॉग ट्रांसफर, हर वैल्यू की आप लॉगरिथमिक वैल्यू ले लेते हो। ओके, तो इससे आपके डेटा सारी जितनी नेगेटिव और जीरो वैल्यूज के साथ लॉग वैल्यूज उतने अच्छे से काम नहीं करती है, पर अगर आपका सारा डेटा पॉजिटिव है और बहुत ज्यादा बड़ी रेंज में है, तो आप उसकी लॉग वैल्यूज ले लो, तो वैल्यूज छोटी हो जाएंगी और सारी वैल्यूज एक जैसी हो जाएंगी। सो लॉगरिथमिक में सिर्फ एक कंस्ट्रेंट होता है कि ऑल द वैल्यूज शुड बी पॉजिटिव एंड कैन हैव बिगर वैल्यूज एज वेल। सो दिस इज वेरी गुड विथ ऑल दी काइंड्स ऑफ डेटा। आपके पास सारे हर डेटा के टाइप में आपके पास नॉर्मलाइजेशन ऑफ टेक्निक है। पहला वाला मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन था, फिर स्टैंडर्डाइजेशन दैट इज जेड स्क्वायर नॉर्मलाइजेशन था, उसके बाद डेसिमल को हैंडल करने वाले डेसिमल स्केलिंग भी था, और द लास्ट वन वाज लॉगरिथमिक स्केलिंग या लॉगरिथमिक say transformation. Okay, so this is all techniques are there, depending upon your data you can apply them. Okay, now what are the advantages and disadvantages for using this normalization? Definitely performance बहुत अच्छा हो जाता है, redundancy कम हो जाती है डेटा में, बहुत इंटरप्रिटेशन बहुत इजी हो जाता है, करेक्ट, एंड डेफिनेटली एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो ये एडवांटेजेस हैं डेटा नॉर्मलाइजेशन के। और डिसएडवांटेजेस ये है कई बार डेटा ऑल्टर हो जाता है। आप लॉग वैल्यू लिए, हो सकता है कि आपका डेटा का वैल्यू पूरे सबका लॉग नहीं लिया आपने, किसी 2-4 का लिया, तो फिर आपका पूरा डेटा ही चेंज हो गया, राइट, और आपकी कभी कभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी छिप जाती है। ओके, और कभी कभी डोमेन नॉलेज ना होने की वजह से, अगर आप मतलब डोमेन नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अगर आपका डोमेन नॉलेज नहीं है उस केस में और आपने ऐसी वैल्यूज में कन्वर्ट कर लिया, से सपोज डेसिमल वैल्यूज की आपने डेसिमल स्केलिंग करी जिससे सब कुछ चेंज हो गया, है ना, तो आपको डोमेन नॉलेज नहीं था, टेम्परेचर का भी इतनी वैल्यूज होती ही नहीं है, से सपोज आपने टेम्परेचर को ही का डेसिमल स्केलिंग कर लिया। ओके, कई बार ये होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपने डेटा को नॉर्मलाइज तो किया, वैल्यूज छोटी भी हो गई, पर आपको बाद में जब रिजल्ट्स मिले तो आपको वापस उस फॉर्म में लेकर आना था, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, फिर आपको एक मॉडल लगाना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। Alright, so this is like data normalization is, but it is very beneficial to scale the features according to your use and try to find out that which kind of distribution or which kind of data it is and which kind of normalization technique would be appropriate for it. Now we have to, the very last step is that you have to deal with the imbalanced data.
इम्बैलेंस डेटा का मतलब ये होता है कि आप सपोज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में है और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में नेगेटिव वैल्यूज हैं ज्यादा या पॉजिटिव वैल्यूज है, तो बहुत ही इम्बैलेंस टाइप का डेटा है, करेक्ट। से सपोज 10% डेटा ही आपके पास नेगेटिव क्लास का है, पॉजिटिव क्लास का डेटा आपके पास 90% है, तो दैट इज ह्यूज डिफरेंस, तो इम्बैलेंस है उसमें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो मेजॉरिटी से इसको आप थोड़ा सा अंडर सैम्पलिंग कर लीजिए, मेजॉरिटी क्लास है तो उसको आप थोड़ा कम कर लीजिए, या जो आपकी नेगेटिव क्लास है उसमें आप थोड़ा सा ऐड ऑन कर दीजिए, दैट इज योर ओवर सैम्पलिंग। तो ये दो टेक्निक्स होती है, ओवर सैम्पलिंग और अंडर सैम्पलिंग, जिससे आप इम्बैलेंस ऑफ डेटा सेट को दूर कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप मेजॉरिटी क्लास से अगर कुछ कम कर रहे हो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अंडर सैम्पलिंग, और माइनॉरिटी क्लास में अगर कुछ बढ़ा रहे हो तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ओवर सैम्पलिंग, ओके। सो यू कैन ऐड रैंडम पॉइंट्स टू इट, है ना। आप वापस से जो सैंपल ले रहे हो आप उस सैंपल को फिर से शफल कर दीजिए, और ये ध्यान में रखिए कि नेगेटिव क्लास का भी डेटा उसमें उतना ही हो जितना कि पॉजिटिव क्लास का डेटा। Alright, so with this we have done all the pre-processing of data. अब आपका डेटा तैयार है, आप उसे मॉडल में ट्रेनिंग के लिए डाल सकते हो। थैंक यू।